बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल फाइनेंशियल रूल्स है हमारा आज का टॉपिक। जनरल प्रिंसिपल्स रिकॉर्डिंग रिसीट ऑफ मनी रूल्स 4 to 8. The fundamental principle of the public finance is that all monetary transactions to which a government servant may be a party in his public capacity should be brought to account without delay. तो सबसे पहला रूल ये है कि कोई भी रकम, कोई भी अमाउंट जब आती है तो गवर्नमेंट सर्वेंट की ये ड्यूटी है कि वो फौरी तौर पर उसे बगैर किसी डिले के उसको दर्ज करे, चाहे वो किसी भी तरह की हो। ऑल द मनी रिसीव्ड एज ड्यू टू द गवर्नमेंट or for deposit in the custody of the government should be credited to the public account as soon as possible by depositing it in the bank or treasury. तो जो अगर जमा करवानी है तो वो भी फौरी तौर पर उसी वक्त जमा करवाई जाएगी। ये रूल हो गया। If a government officer receives in his or public capacity any money, ये देखिएगा बड़ा important पॉइंट है। If a government officer receives in his or her public capacity any money, कोई भी रकम हासिल करता है which is not government dues or authorized by government, these should be kept separate from the government account. उसको गवर्नमेंट अकाउंट से अलग रखा जाएगा, जैसा कि कोई डोनेशन है, इस तरह की चीजें। A separate account should be opened for that money in a branch of state bank or national bank or post office, saving bank or in any other bank with the prior approval of the government. And the money deposited therein, the officer concerned shall be personally responsible to see that money out of that account has been spent strictly in accordance with the regulations governing that particular fund. Proper account is kept of all the transactions and accounts are subjected to proper audit checks. तो याद रखिएगा कि आपके इदारे में, अगर आप किसी भी इदारे में सरबराह हैं, तो आपके इदारे में आने वाली हर किस्मी रकम जो है, अमाउंट, वो ऑन द रिकॉर्ड होगी। चाहे वो कोई प्राइवेट फर्म दे रही है, चाहे कोई डोनेट कर रहा है, चाहे कोई एनजीओ दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है, वो तो रखना ही रखना है। हर तरह का, इवन अगर कोई डोनेशन आपके अपने स्टाफ से भी कोई दे रहा है तो उसको भी आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में लिख कर। As regards the revenues and other receipts of the government, it is the primary duty of the officers concerned to see that dues of government are correctly and promptly assessed, quickly realized and immediately deposited into the government treasury। कि इसको खास ख्याल रखें कि वो वाकई वहाँ पर जमा हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। विथड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट हमने देखा था, पब्लिक अकाउंट होता है, एक प्राइवेट अकाउंट होता है। पब्लिक अकाउंट में वो रकम होती है जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है, तो स्कूल में एनएसपी हो गया। प्राइवेट अकाउंट वो होता है जिसमें गवर्नमेंट के अलावा जितनी भी चीज़ें आएंगी प्राइवेटली, आपको जितने अमाउंट आएगी वो प्राइवेट अकाउंट में जाएगी। नो अथॉरिटी कैन इनकर एक्सपेंडिचर और एंटर इनटू एनी लायबिलिटी इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पब्लिक अकाउंट until the expenditure has been sanctioned by a general or special order of the authority to whom the powers have been delegated. Further, the proposed expenditure should have been provided कि अथॉरिटी के बगैर कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया जाएगा, कि कोई भी रकम नहीं निकलवाई जाएगी प्रायर परमिशन के बगैर। For the authorized grants and appropriations for the year, no money can be removed from the public account for investment or deposit elsewhere without the prior consent of the authority. तो ना तो रकम निकलवाई जा सकती है और ना ही उसको उस स्पेसिफिक अकाउंट से किसी और अकाउंट में या डिपॉजिट में जमा करवाया जा सकता है। स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी के वो रूल, वो अखलाकी ज़ाब्ते कौन कौन से हैं फाइनेंशियली या रकम के लिहाज से। Every officer authorized to incur expenditure from the public funds should observe high standards of financial propriety, a few of them। तो आला अखलाकी मयार को बरकरार रखना चाहिए, वो कहता है जिसने खर्च करने हैं। हाई स्कूल में अगर आप हैं तो वहाँ पर डीडीओ पावर आपके पास होगी, वहाँ पर आपके एक्सपेंडिचर जो है वो आपके निगरानी में होंगे।
मिडिल और प्राइमरी स्कूल में तो नहीं होती डीडीओ पावर हेड के पास। Every public servant is expected to exercise the same vigilance in respect of expenditure from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपने गवर्नमेंट की तरफ से हासिल होने वाली किसी भी रकम को खर्च करते हुए वैसे ही ख्याल रखना है जैसे आप अपनी रकम का रखते हैं। वैसे ही उसको फैट शौरी से खर्च करनी है, वैसे ही प्रायोरिटाइज करना है, वैसे ही वैल्यू फॉर मनी का ख्याल रखना है कि जो चीज़ खरीद रहे हैं वाकई वो इतनी कीमत की है भी या नहीं है। वैसे ही उनसे बार्गेनिंग करनी है जिससे आपने जो भी चीज़ लेनी है। तो मतलब गवर्नमेंट का जो आमतौर पर ये समझा जाता है, मैंने एज हेड फील किया है कि जब आप गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए कहीं किसी मार्केट से या शॉपकीपर से रब्ता करते हैं तो वो यही समझता है कि यहाँ पर जो हेड है वो अपनी मर्जी से बिलिंग वगैरह करवाएंगे, वो भी रेट ज़्यादा बताते हैं जानबूझ के कि गवर्नमेंट का ये हिसाब किताब है। इवन एक दफ़ा तो मुझसे पूछा गया कि चीज़ लेने के बाद कि सर जी बिल कितने का बनाना है, मैंने कहा जितने का लिया है उतने का बनाना है। तो मतलब इसका मतलब है कि ऐसा भी इन प्रैक्टिस रहता होगा कि बिल कोई और बनवाना हो और लेना कुछ और हो। तो इन बातों का ख्याल रखना है, जिस तरह से आप अपनी पर्सनल रकम का ख्याल रखते हैं वैसे ही गवर्नमेंट का, बल्कि उससे भी ज़्यादा रखें। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड। ये वही बात है वैल्यू फॉर मनी के, रकम उतनी ही खर्च करें जितना उस मौके की मुनासबत से बनती हो। तो गवर्नमेंट या फ्री का माल समझकर उसको लुटा ना दें। जितना खर्च होता है, जितना एक्सपेंडिचर बनता है, जितना प्रॉपर वैल्यू है उतना ही खर्च करें। No authority should pass any order which will be directly or indirectly to his own benefit। तो ऐसा कोई भी खर्चा ना करवाएं, ऐसी कोई भी ऑर्डर जारी ना करें जिसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपको खुद को फायदा हो। ऐसी कोई बात ना करें एज एन ऑफिसर। ये आपकी इंटेग्रिटी है, ये आपका आला अखलाकी उसूल है। Public money should not be utilized for the benefit of a particular person or section of the community। किसी खास कम्युनिटी के लिए खर्च ना करें के मफाद के लिए, यहाँ तक कि द एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व इज सिग्निफिकेंट। अगर मखसूस किसी के लिए फंड आता ही ऐसे ही है, जैसे स्कूल में यतीम बच्चों के लिए फंड आता है तो आप उसे यतीम के लिए ही खर्च करेंगे ना, सबके लिए नहीं। क्लेम फॉर द अमाउंट कैन बी एनफोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। द एक्सपेंडिचर इज इन परसुएंस ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिसी और कस्टम। अगर लॉ आपको कोर्ट ऑफ लॉ की तरफ से ऑर्डर आता है किसी कम्युनिटी के लिए, किसी ग्रुप के लिए, तो आप वो लाजमी करेंगे। इसी तरह से अगर कोई पॉलिसी का हिस्सा है तो आपने पॉलिसी को फॉलो करना है, वहां पर ये जनरल रूल लागू नहीं होगा। The amount of allowances should be so regulated that it is not, on the whole, a source of profit to the recipient। कि वो मुसलसल किसी के लिए प्रॉफिट का बायस ना हो, जितना काम करवाए उतना ही उसको फायदा दें। कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर रूल 11 to 17 है कि आपने एक्सपेंडिचर या अखराजात को कंट्रोल कैसे करना है। ये एज अ डीडीओ आपके लिए सारी बातें इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, इनके आप नोट्स बना लें, साथ में लिखते जाया करें जैसे आपको बेहतर लगे। All heads of departments, controlling officers are responsible for enforcing financial order and strict economy at every step। हर स्टेप पर, हर लम्हे पर आपने ख्याल रखना है, बचत का ख्याल रखना है, वैल्यू फॉर मनी का ख्याल रखना है, रकम को ज़ाया नहीं करना है। दे शुड इंश्योर दैट ऑल फाइनेंशियल रूल्स आर स्ट्रिक्टली adhered to, कि उन उसूल पर पाबंदी से अमल दरामद हो। ये तमाम ऑफिसर्स की जिम्मेदारी है। द ड्यूटी ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर इज नॉट ओनली टू सी दैट द टोटल एक्सपेंडिचर इज केप्ट विद इन द लिमिट्स ऑफ द एप्रोप्रिएशन। जितना आपके पास बजट है उतना ही रहे, उससे आप एक्सीड ना करें। आमतौर पर जब लॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं, मतलब काम शुरू करवा लेता है, उसके बाद पता चलता है कि जो हमने बजट रखा हुआ था उसे एक्सीड कर गए हैं, तो ये अच्छी मैनेजमेंट नहीं है। But he has also to see that the funds are expended in the public interest and for those objects only for which the money was provided। इस बात को इंश्योर करें कि जिस मकसद के लिए रकम दी गई है उसी मकसद के लिए ही खर्च हो रही हो। In order to exercise proper control, he should keep himself informed
of what has actually been spent against an appropriation, and that what commitments and liabilities have been and will be incurred against it. In the discharge of these duties, he has to assume full responsibility before the government and the Public Account Committee. He has to justify the excesses or explain financial irregularities that may be pointed out by the audit or otherwise. तो अगर उसमें कोई irregularity आती है तो याद रखिएगा कि ये DDO की जिम्मेदारी है कि वो उन लाइबिलिटीज को या उन irregularities को justify भी करे. Internal check against irregularities, waste and fraud in the discharge of his ultimate responsibilities for the administration of an appropriation or part of an appropriation placed at his disposal. Every controlling officer must satisfy himself not only that adequate provisions exist in the department organization for systematic internal checks. तो इसका वो कह रहा है कि बाकायदा internal check होगा. For this purpose, each head of the department will get the accounts of his office and those of the subordinate dispersing officers, if any, inspected at least once in every financial year by a senior officer not connected with the account matters. So कम से कम एक दफा उनका audit internal होगा. Rules on handling and custody of cash are properly understood and applied. तो जो rules and regulation हैं किस चीज़ के, रकम के हैंड ओवर करने के, किसी को पैसे देने के, उनको भी सख्ती से उन पर अमल दरामद किया जाए. Effective system of internal check exists for securing regularity. ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि internal system होगा audit का. Satisfactory arrangement exists for systematic and proper maintenance of account books and other ancillary record concerned with the initial account. तो ये सारी चीजें वो जिम्मेदारी हैं जो एक ड्रॉइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर को निभाना होगी. इस पर अलग से हमारा असाइनमेंट भी होगी. ऑडिट है, उसके बाद ऑडिट में क्या होता है, ऑडिट का नाम सुना है किसी ने पहले कभी? व्हाट इज ऑडिट? सर हर साल होता है ऑडिट जून में. ये ऑडिट होता क्या है? पूरे साल का वो जो इनकम एक्सपेंडिचर होते हैं उनका हिसाब किताब, उनके जो इनवॉइसेस होती हैं वो चेक करते हैं. जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली. ऑडिट जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑडिट. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑडिट is to verify the accuracy and completeness of accounts so as to ensure that all revenue and receipts have been brought to account under proper head and that all expenditure and disbursements have been authorized, vouched and correctly classified. तो क्या बुनियादी फंक्शन हुआ कि रूल्स एंड रेगुलेशन को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया गया है पैसों के लिए, और इसके अलावा हर एक्सपेंडिचर का अलग हेड होता है. हेड का अलग से नंबर होता है कि जो एक्सपेंडिचर आपने किया वो प्रॉपर हेड के थ्रू किया या नहीं किया, हेड नंबर किया. अच्छा, उसके अलावा आपने रसीद, वाउचर और ये सारी चीज़ें करेक्टली रखी हुई हैं, वो क्लासिफाइड हैं. ये ऑडिट है कि आपका रूल्स एंड, सबसे पहले कि आपने जो खर्चा किया वो आपको अलाउड था भी या नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन को मीन्स फॉलो किया गया है. अगर किया गया है तो नेक्स्ट चीज़ ये होगी कि आपने प्रॉपर हेड के अंदर किया है, जो हेड नंबर अलाउड है उसके अंदर किया है, और इसके अलावा तीसरी चीज़ आपके पास उनके वाउचर मौजूद हैं. ये तीन चीज़ें बेसिक हैं इन ऑडिट. ऑडिट ऑफ क्लासिफिकेशन. वन ऑफ द प्राइमरी ड्यूटीज ऑफ ऑडिट इन examining an account is to verify that all financial transactions are properly recorded in the accounts and are allocated to the proper codes. भाई ये दो चीज़ें हैं. क्या, कौन सी दो चीज़ें हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन प्रॉपरली दर्ज हैं और वो प्रॉपर कोड में है. दो चीज़ें कि आपने जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की है उसको रिकॉर्ड में रखा, ये ना आपने पैसे निकलवा लिए उसके बाद नहीं पता जी कहाँ है, कोई पता नहीं. दूसरा, अगर आपने खर्च किए हैं तो वो प्रॉपर हेड के अंदर किए हैं. ये दो चीज़ें. ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, क्लासिफिकेशन था, अब ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर. There should be provision of funds authorized by competent authority fixing the limits
within which expenditure can be incurred. It should be ascertained, इस बात को यकीनी बनाया जाए, that the money expended applied to the purpose of or purposes for which the grants and appropriation were intended to provide, and that the expenditure so incurred does not exceed the amount of the grant or appropriation. Audit of expenditure का मतलब है कि आपका एक्सपेंडिचर जितना आपको अलाउ किया गया था, जितना आपको लिमिट दी गई थी अमाउंट की, उससे आपने क्रॉस तो नहीं किया, उससे बढ़ तो नहीं गया। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, जिसको आप DDO बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर, DDO। अभी हमने बात की कि जो हाई स्कूल होता है उसमें DDO पावर हेड के पास होती है, आजकल तो जो इंचार्ज हेड हैं उनके पास भी होगी, जबकि प्राइमरी और मिडिल स्कूल में DDO पावर डेप्टी DO के पास होती है। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारा कि DDO की जिम्मेदारियां क्या हैं और उसका किरदार क्या है आपके फाइनेंशियल इश्यूज में। DDO plays a pivotal मरकजी रोल इन द budgetary expenditure and other financial matters at spending level। तो DDO के अकाउंट में रकम आएगी, अमाउंट आएगी गवर्नमेंट जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद उसके अकाउंट से आगे जो अखराजात होंगे वो उसकी जिम्मेदारी में होंगे, और उसको उसने जस्टिफाई भी करना होता है। सालाना आपका जो बजट है उसकी रिपोर्ट भी जाती है कि आपका एक्सपेंडिचर पिछले साल इतना था, इस दफ़ा इस मद में इतना इजाफा हुआ है, तो इस साल इतना होगा। budget estimation to ensure that all requirements of the treasury rules, general financial rules and orders of finance department are followed, कि वो जो अहकाम दिए गए थे उन सबको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। रूल्स रिकॉर्डिंग प्रिपरेशन ऑफ कंटीजेंट बिल्स आर ऑब्जर्व्ड, कंटीजेंट के बिल जो है उसको देखा गया है। एक्सपेंडिचर टू बी विद इन सैंक्शन बजट, अदरवाइज अरेंज फॉर रीअप्रोप्रिएशन और सप्लीमेंट्री ग्रांट। अगर कोई आपका जो एनुअल चल रहा है, आपको पता है आपकी साल में तनख्वाहें आपने इतनी देनी है, इसके अलावा दूसरे अखराजात आपके इतने हैं, अगर वो अप्रोप्रिएट हो जाते हैं, फाइनल हो जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर आपको सप्लीमेंट्री ग्रांट या रीअप्रोप्रिएशन ऑफ बजट करवाना होता है। ये उन डिपार्टमेंट में होता है जिनके अखराजात का अंदाज़ा सही नहीं होता और अचानक कुछ अखराजात आ जाते हैं, तो फिर वो दूसरा सप्लीमेंट्री ग्रांट अपने मंजूर करवा लेते हैं। फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ये हम बात कर चुके हैं। टाइमली एंड रेगुलर reconciliation with account office and prompt settlement of discrepancies, ये इंपॉर्टेंट रोल है कि रिकंसिलिएशन विद अकाउंट ऑफिस क्या होगा। जैसा कभी मैंने बताया, आपका पिछले साल का जो आपका, अगर आप स्कूल हेड हैं तो पिछले साल का वो देखते हैं आपका कितना बजट था, पूरे साल में आपने कितना बजट लिया, अकाउंट ऑफिस वाले स्टेटमेंट देंगे। अब उसको आपने अपनी जो जितनी उनके पास सीट्स हैं आपकी स्टाफ की, मतलब फर्ज करें आपकी 13 है, एक कॉन्ट्रैक्ट पर है, 12 परमानेंट है, तो क्या अकाउंट ऑफिस में इसके मुताबिक यही डेटा जा रहा है। अगर वो उनमें फ़र्क है, कई दफ़ा होता है कि वहाँ पर रेगुलर शो रहा होता है जबकि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजिम होता है, तो तनख्वाह में कोई डिफरेंस आ रहा होता है, तो उसको रिकन्सिलिएशन बोलते हैं कि अकाउंट ऑफिस वो आपको देगा, पूरा आपका रिकॉर्ड देगा, स्टेटमेंट देगा, आपने उसको रिकनसाइल करना होता है अपने उसके साथ, सालाना बजट के साथ। और अगर तो वो टैली करता है तो ठीक है, और अगर नहीं करता तो फिर आप क्या करेंगे, एंड प्रॉम्प्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, आप DO ऑफिस से रब्ता करेंगे और फिर उनको करेक्ट करवाएंगे ताकि नेक्स्ट ईयर आपका बजट जो है वो डिस्टर्ब ना। इंश्योर कैश बुक इज क्लोज्ड डेली एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स आर रिकॉर्डेड। जब आप कैश बुक क्या होती है, ये हमारा आएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह। कैश बुक में आपने दर्ज करना होता है कि आपने कितनी रकम आपको हासिल हुई है, अमाउंट वसूल हुई है और आपने उसको किस तरह से खर्च किया। वो कहता है कि इसको क्लोज डेली, आपने डेली जो भी अखराजात किए हैं उसको अपनी कैश बुक में ज़रूर दर्ज करें। Salaries and personal claims, number of posts which are being drawn, working strength should not exceed the sanctioned strength। जरा देखिएगा, आपकी सैंक्शन पोस्ट हैं स्कूल में 15,
और आप विथड्रॉ करवा रहे हैं 16, तो ये नहीं होगा। नंबर ऑफ पोस्ट विच आर बीइंग ड्रॉन शुड नॉट एक्सीड द सैंक्शन स्ट्रेंथ। आपकी सैंक्शन स्ट्रेंथ से कम तो हो सकती है, मे भी कोई आपकी सीट खाली हो, एक पीएसटी है वो नहीं है, उसकी सीट खाली है, तो कम तो हो सकती है। सैंक्शन आपकी 15 और आप तनख्वाह ले रहे हो 14 की, ये तो मुमकिन है। सैंक्शन 15 और तनख्वाह 16 की ले रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। सर्विस बुक्स be updated, pay fixation done accurately, increments completed and salaries according to pay fixed in the service book. सर्विस बुक भी आपने, आपका जो मातहत अमला है उसकी सर्विस बुक फिक्स्ड करवाएं, उसमें स्टैंप लगवाएं और उनकी एक्यूरेसी को चेक करें कि जितनी उनकी पे आ रही है उसमें उसका सही इंदराज है भी या नहीं है। ये भी डीडीओ की जिम्मेदारी है। तो आपको पता है कि सर्विस बुक किस स्केल तक होती है? सर्विस बुक मेंटेन किस स्केल तक की जाती है डीडीओ की तरफ से? 15 स्केल तक। जी, 15 स्केल तक जो है आपकी पे आपकी सर्विस बुक मेंटेन रखना आपके डीडीओ की जिम्मेदारी है। जबकि 16 से उसका एक पेज ओपन होता है अकाउंट ऑफिस में, फिर वो उसका रिकॉर्ड सारा वो अपने पास रखते हैं। जी, डिडक्शन एंड रिकवरीज फ्रॉम द सैलरी इज मेड एक्यूरेटली। जो डिडक्शन होती है आप किसी भी मुलाजिम की मंथली, जिसमें उसका जीपी फंड हो गया, ग्रुप इंश्योरेंस हो गई, जो भी उसका कटता है वो भी उसका इंदराज होना चाहिए। पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पे एंड अलाउंस एक्सेट्रा रिकॉर्डेड इन सर्विस बुक। अगर किसी का एरियर्स है, बकाया जाता है, तो वो भी उसमें दर्ज होगा। इंश्योर पेमेंट्स आर मेड टू पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव देम। इस बात का ख्याल रखें कि जिस बंदे के कोई एरियर्स या पैसे बनते हैं आप उसी को ही दें। Undisbursed funds either repaid into the treasury or adjusted by short drawal in next bills, not retained in hand longer than absolutely necessary. किसी भी सूरत में आपके पास एज अ हेड इन हैंड कैश नहीं होना चाहिए। अगर किसी को देने हैं वो दे दें, अगर नहीं देने हैं तो आप उसको वापस ट्रेजरी में जमा करवा दें। याद रखिएगा कि अगर आपके पास इन हैंड थोड़े बहुत जो अमाउंट है उसकी खैर है, अगर ज़्यादा रकम आपके पास इन हैंड है तो फिर भी आप रूल्स एंड रेगुलेशन को डिसोबे कर रहे हैं। फॉर पेमेंट्स टू प्राइवेट पार्टीज obtain an acknowledgement of payment, setting full particulars of claims। तो अगर किसी प्राइवेट को दे रहे हैं तो उसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन आपके पास मौजूद हो। ये ना हो कि आपने बाय हैंड दे दिया, उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड ना हो। अच्छा, ये सारी चीज़ें जितनी आपको बता रहा हूँ, मज़े की बात ये है कि पढ़ने में ऐसे लगता है कि कौन है जो ऐसा करेगा। यहाँ पर पिछले महीने 2 महीने पहले हमारा इंटरनल ऑडिट का सिलसिला शुरू हुआ था। तो आप यकीन करें कि यहाँ पर कैश बुक नाम की कोई चीज़ स्कूल में थी ही नहीं। इवन हमारी जो प्रीवियस एक्सीओ थी वो इस बात पर बड़ा जोर दे रही थी कि स्कूल्स में हेड को पता ही नहीं कैश बुक होती क्या है, मेंटेन रखना तो दूर की बात है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को गौर से देखें। आप भी अगर इंशाल्लाह बनेंगे हेड तो इन सारी चीज़ों को मेंटेन रखना है, इनको जस्ट पढ़ नहीं लेना। When a check is by an officer in favor of self or to replenish cash chest, its amount should immediately be entered as receipt. Do not wait till money is received after encashment of check। तो जो ही आप किसी ऑफिसर को अपने लिए कोई चेक काटते हैं किसी भी सिलसिले का, तो उसको फौरी तौर पर रिसीव में शुमार करें, रसीद में शुमार करें। All receipts, disbursements and charges connected with public service drawn in the name of DDO, not no other, must be shown in cash book। तो डीडीओ के खाते से जो कुछ भी विथड्रॉ होगा वो आपने कैश बुक में इंटर करना है। Sufficient detail in particulars column should obviate the need to refer to vouchers। vouchers और particular दोनों हो। As a general rule, every payment be supported by voucher giving full and clear detail। तो जो भी आपने वहां पर लिखना है कि मैंने फर्ज करें हमने कुछ स्टेशनरी ली है तो उसका वाउचर होगा जिसको आप बिल कहते हैं। शॉपकीपर का बना हुआ स्टैम्प्ड और साइन के साथ उसी शॉप का बना हुआ बिल या वाउचर आपके पास मौजूद हो। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ वाउचर्स में बी फॉलोड। इफ बिल हैज सफिशिएंट डिटेल्स डू नॉट रिजेक्ट इट। डिस्पर्सिंग ऑफिसर में ऐड मिसिंग डिटेल। अगर आपके पास बिल आ गया है, अब उसको अगर कोई चीज मिसिंग है तो खुद से उसमें डाल लें, लेकिन उसको रिजेक्ट ना करें। एवरी वाउचर मस्ट bear a pay order signed, initialed and dated by disbursing officer specifying
पेबल अमाउंट इन वर्ड्स एंड नंबर्स, तो जो भी आपके पास वाउचर आता है उस पर आपका पे ऑर्डर हो, नंबर लिखा हुआ हो, आपके साइन हो, स्टैंप हो, और फिर आपने उस रकम को वर्ड्स में भी लिखा हुआ हो, जैसे 2000 है, 2000 लिखें आप फिगर में, और साथ में वर्ड्स में ओनली 2000 रुपीज भी लिखें, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली मुमकिन ना हो। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर न्यूली अपॉइंटेड डीडीओ, आप नए नए डीडीओ बने हैं तो आपको क्या चाहिए होगा? फॉर ट्रायरी और अकाउंट ऑफिस, नोटिफिकेशन ऑफिस ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द डीडीओ, जब भी आप डीडीओ बनते हैं तो आपको हायर अथॉरिटी की तरफ से अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है कि अब आप फलां इदारे के आपके पास ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग जो ऑफिसर की अथॉरिटी है वो आपको असाइन की जाती है, तो एक वो आपके पास हो नोटिफिकेशन। दूसरा स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ द डीडीओ, आप नए बने हैं तो पिछला आपको पता है कि अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आपके पास हर बंदे के पर्सनल अकाउंट में भी स्पेसिमेन सिग्नेचर होते हैं, जब आपका चेक जाता है तो वो उससे टैली भी करते हैं। तो चूंकि वो पुराने डीडीओ के होंगे तो अब नए आप बन रहे हैं तो आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर भी चाहिए होंगे, तो दो चीजें चाहिए होंगी ट्रेजरी और अकाउंट ऑफिस के लिए। और बैंक के लिए क्या चाहिए होगा? नोटिफिकेशन चाहिए होगा आपका, उसी के साथ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द एनआईसी, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी चाहिए होगी। ये आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवाल आते हैं मे बी। कवरिंग लेटर, स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ डीडीओ, वेरीफाइड स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, ये कार्ड देता है बैंक जिस पर आपके स्पेसिमेन सिग्नेचर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये कवरिंग लेटर क्या होता है? नंबर 3 पर यहाँ लिखा हुआ है, व्हाट इज अ कवरिंग लेटर? जी कोई आइडिया है? यानी उसी अदारे के सरबराह की शनाख्त का के हवाले से, पहचान के हवाले से। जी, कवरिंग लेटर जब भी यूज होता है ये एक अथॉरिटी लेटर होता है, जिसमें अथॉरिटी आपको अलाउड करती है कि आप इस पोस्ट के लिए, इस मकसद के लिए, इस स्टेटमेंट के लिए आप एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से आपको एक किस्म का अथॉरिटी लेटर होता है। तो अकाउंट ऑफिस में दो चीजें आपने देनी है, नोटिफिकेशन और स्पेसिमेन सिग्नेचर। जबकि बैंक में आपने वो नोटिफिकेशन भी देना है, वो स्पेसिमेन सिग्नेचर भी देने हैं, दो वो चीजें हो गई। एक सिग्नेचर कार्ड भी होगा और साथ में कवरिंग लेटर और आपकी एनआईसी की कॉपी भी होगी। क्लियर होगी बात? जी, ये स्पेसिमेन सिग्नेचर के लिए आपका परफॉर्मा है। नंबर होगा आपका कि यहाँ पर डाक नंबर आपका लगेगा आपके इदारे का, जो आपका डायरी डिस्पैच नंबर होगा। यहाँ पर नंबर जो लेफ्ट साइड पर लगा हुआ है यहाँ ये लगेगा। इसके अलावा डेट है, यहाँ पर आप उस दिन की तारीख लिखेंगे। इसके बाद द मैनेजर, स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जो भी आपका बैंक है आप उसका नाम लिखेंगे। डियर सर, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग ऑफिसर स्पेसिमेन सिग्नेचर, ये हेडिंग होगी। इट इज एडवाइज दैट आई हैव बीन ट्रांसफर्ड वाइड ऑर्डर नंबर फला फला, टेस्टेड copy enclosed. You are requested to cancel my specimen signature as drawing and dispersing officer of account number headmaster Flan High School and record the specimen signature of Mr. Qureshi who has been posted in my place and name. यहाँ पर क्या करेगा, ये जो पहले जिसके पास डीडीओ पावर होगी वो बताएगा कि मैं फला नाम से फला डेट को मेरा जो ट्रांसफर हो गया है या मैं यहाँ से बदल गया हूँ या डीडीओ पावर चेंज हो गई है, तो अब मेरी जगह पर फला बंदा आया है तो अब इसका नाम शामिल किया जाए। स्टैंप होगी, स्पेसिमेन सिग्नेचर होंगे, मिस्टर कुरैशी के जो नया आया है 3 उसके होंगे, और अटेस्टेड सिग्नेचर नेम स्टैंप जो पुराना चल रहा है उसके होंगे। जी, पुराने नंबर है। इसके अलावा है जी स्पेसिमेन सिग्नेचर, नेम ऑफ अकाउंट है, नेम है उसका, एड्रेस है, फोन नंबर है। अब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं, अटेस्टेड बाय नेम, डेजिग्नेशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर। यहाँ पर नाम आएगा आपका, डेजिग्नेशन आएगा और आगे स्पेसिमेन सिग्नेचर में 3 लाइन पर 3 अलग अलग जगह पर आपने अपने साइन करने होंगे। सिग्नेचर वेरीफाइड होगा, यहाँ पर आपने स्टैंप पर साइन कर देना। ये आपके 2 परफॉर्मे थे, एक आपका डीडीओ अकाउंट चेंज का और दूसरा आपका स्पेसिमेन सिग्नेचर का।
जी। इसके बाद एक छोटा सा हमारे पास टॉपिक है कैश बुक। अभी हमने जिसका जिक्र किया था कैश बुक एंड इट्स मेंटेनेंस। कैश बुक होती क्या और इसको मेंटेन कैसे रखते हैं, ये वो चीज़ है जिस पर मैं बता रहा था कि सीईओ साहबा कह रही थी कि हेड्स को पता ही नहीं कैश बुक होती क्या है, मेंटेन रखना तो दूर की बात। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी जब हेड बने तो आपको पता ही ना हो कैश बुक होती क्या है। देखिएगा जरा, cash register is to be maintained daily, monthly for keeping the record of the cash transactions and for the checking by the audit authorities as and when required. जब आप हाई स्कूल में होंगे तो आपके पास क्लर्क होगा। क्लर्क के होते हुए आपके पास ये सहूलत होती है कि ये सारा कुछ उसने रखना होता है मेंटेन, लेकिन आपने उसको कहना है। कई दफ़ा क्लर्क जो है वो काम नहीं करते ठीक तरह से। वैसे मेरा क्लर्क तो बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है। तो आपने खुद इसको इंश्योर करवाना है कि ये जो कैश रजिस्टर है ये मेंटेन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, और ये आप तभी एग्जामिन कर सकेंगे जब आपको खुद पता होगा कि इसको बनाना कैसे होता है। A simple cash book in PE or Form 1 should be kept in every office receiving or dispersing money on behalf of the government regularly for recording all transactions of money received by government servants in their official capacity and their subsequent remittance to the treasury or the bank, as well as transactions of money withdrawn from the treasury or the bank by bills and their subsequent disbursement. जो भी पैसे आएंगे और जाएंगे यहाँ पर दर्ज होंगे। जितनी रकम आई, ये हमारे पास फलां डेट को फलां ऑर्डर के थ्रू ये रकम हमारे पास इस दिन आई है और ये गई कहाँ है वो भी लिखा होगा। All cash transactions should be entered in the cash book as soon as they occur and attested in token of check. जो ही ट्रांजैक्शन करते हैं आप, जो ही आप अखराजात करते हैं, फौरी तौर पर उनको दर्ज करें। प्रिंसिपल्स ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। पहले हमने देखा कैश बुक होती क्या है, अब इसके उसूल क्या है इसको मेंटेन रखने के। द कैश बुक शुड ऑलवेज बी मेंटेन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जो आपको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म रेकमेंडेड दिया गया है उसके मुताबिक रखनी चाहिए। Such person should render security of cash book as prescribed by the government. Only one responsible person should be entrusted for maintaining the cash book, क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव काम है तो हर बंदे को ये जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती। आपका जो अगर क्लर्क है तो वो ठीक है, अदरवाइज आपके पास क्लर्क नहीं है तो किसी आपको रिस्पॉन्सिबल बंदे को ये जिम्मेदारी देंगे। All transactions should be properly and quickly entered in the cash book. Each entry should be made by the person entrusted for maintaining the cash book and initiated by the DDO. जो भी एंट्री होती है उसके बाद इनिशियल करेगा DDO कि वाकई ये एंट्री ठीक है और ये अकॉर्डिंग टू रूल्स है। Cash balance, if any, should be physically checked by the DDO and placed in a safe place under lock and key. अगर कोई रकम है इन हैंड है तो उसको भी अपनी निगरानी में रखवाएगा, ये DDO की जिम्मेदारी है। All entries in the cash book should be supported by vouchers receipt। इस पर हम बात कर चुके हैं कि कोई भी एंट्री होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, उसके साथ वाउचर भी लगेंगे। कैश बुक्स शुड बी क्लोज्ड ऑन अ डेली बेसिस। ये आ चुका है ऑब्जेक्टिव में कि कैश बुक मेंटेन करना किसने होती है, जिम्मेदारी किसकी है, पहला सवाल। तो याद रखिएगा जिम्मेदारी डीडीओ की है, क्लर्क की नहीं है। जिम्मेदारी डीडीओ की होगी, मेंटेन क्लर्क अगरचे करता है। और ये करनी कब चाहिए, किस बेसिस पर, तो इसका जवाब डेली बेसिस पर। द DDO शुड आल्सो क्लोज द कैश बुक मंथली एंड गिव अ सर्टिफिकेट अबाउट इट्स ऑथेंटिसिटी। कि महीने के बाद भी उसका वो जायजा लेगा और उसके ऑथेंटिसिटी, एतबारियत की सर्टिफिकेट भी देगा कि ये वाकई ठीक मेंटेन की हुई है। द चेक रिसीव फ्रॉम द ऑडिट ऑफिस should be entered in the cash book with dated initial of DDO before encashment from the State Bank of Pakistan, National Bank of Pakistan। इस पर भी हम बात कर चुके हैं कि अगर कोई भी रकम आती है या कोई चेक आता है तो आने वाले पर भी इनिशियल होंगे और उसकी एंट्री की जाएगी कैश बुक में। तो आज के हमारे दो टॉपिक थे, फाइनेंशियल रूल्स थे और साथ में हमने कैश बुक को भी देखा। इस सिलसिले में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। हमारे पास 2-3 मिनट हैं जी। टेस्ट आपका मुझे लगता है कि 15 अगस्त से पहले पहले हो जाएगा। जी, एनी क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक?